जी सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। यस फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पर हमारी सीएसआर नेट जीआर की प्रिपरेशन को ही एक सही दिशा देने के लिए ये सेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज जो अपन ये सेशन लेने जा रहे हैं, इसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उन सभी टॉपिक्स जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सीएसआईआर की नजर में, उनको कवर करेंगे बाय सॉल्विंग देयर क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए यह काफी जरूरी होता है कि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझें और सॉल्व करके भी देखें। तो आज के इस सेशन का मोटो यही है कि मैं आज आपके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इन टॉपिक से कुछ खास जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करूं और उसको आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊं। तो आई होप सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो सवाल हम यहां पर देख पा रहे हैं ऑन बोर्ड, ये आपको पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे किस संदर्भ में बात करना चाह रहा है जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है इन आवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमेटिन इज नॉट ट्रू। सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है ये नॉट ट्रू के बारे में पूछा जा रहा है। नेट दिसंबर 2017 के अंदर पूछा हुआ ये सवाल जो हमारे सामने है, ये क्रोमेटिन से रिलेटेड बात हमसे पूछ रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये हमारे किस रीजन से रिलेट कर रहा है? डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली हमारा मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ऑब्वियस तौर पे वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला ये डीएनए कंडेंस होते हुए क्रोमोसोम लेवल तक पहुंचता है। जब हम बात करते हैं ना कि एम फेज के अंदर क्रोमोसोम्स हमें विजिबलाइज होते हैं, क्यों? क्योंकि इस वक्त डीएनए मैक्सिमम कंडेंस्ड रहता है और उसी मैक्सिमम कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमारा ये जो क्रोमेटिन शब्द है ये आखिरकार कुछ अलग चीज है या फिर हमारे डीएनए से ही रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम एक बीट्स इन स्ट्रिंग मॉडल की बात करते हैं, यानी कि जब हमारा डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर्स पर रैप करता है। आपको पता होगा कि हिस्टोन ऑक्टामर्स में जितने हिस्टोन्स होते हैं, कितने? कुल 8 हिस्टोन्स होते हैं, इसलिए हम इसे ऑक्टामर कहते हैं। इनके ऊपर डीएनए हमारा रैप करता है लाइक दिस। इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही आपके लिए बना रहा हूं। आमतौर पर जो ये रैपिंग हम देख रहे होते हैं, और ये रैप जो है ये राउंड राउंड इसकी चारों तरफ घेरे बनाने को हम कह रहे हैं, लगभग आप कह सकते हैं 1.65 टू 1.8 टर्न्स होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 1.65 टू 1.8 टर्न्स। ठीक है, मैंने यहां पर रफली हो सकता है ज्यादा बना दिया हो, लेकिन हमारे सामने 1.65 से 1.8 टर्न्स ही डीएनए बनाता है। किसके ऊपर? हिस्टोन ऑक्टामर पे। और हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन शामिल हैं इसे भी एक बार रिकॉल कर ले हम। तो ये हिस्टोन्स होते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। तो आप देखोगे कुल 4 हिस्टोन्स दिख रहे हैं यहां पर। तो हम 8 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सभी के आपको दो दो यूनिट्स यहां पर इन्वॉल्व दिखाई देंगी। H2A की 2 यूनिट, H2B की भी 3 और 4, इनकी भी 2 यूनिट्स होती है। तो कुल कितनी हो गई? 8 हो गई हमारे सामने। और ये कंपोज करती हैं हमारे हिस्टोन ऑक्टामर को। तो जब कभी हम एक सेल में यानी इन विवो कंडीशन में जब हम एक डीएनए को लीस्ट कंडेंस फॉर्म पर पाने की कोशिश करते हैं तो यही फॉर्म हमें मिलता है। ठीक है, लीस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन अ सेल हम क्या कहेंगे? और वो भी यूकैरियोटिक सेल, क्या कहेंगे? यही है क्रोमेटिन। ठीक है ना? तो इसी क्रोमेटिन से संदर्भ में यहां पर बात हमें दिखाई गई है इन ऑप्शंस में, और हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एक ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन,
डीएनए वाइंड अप्रोक्सीमेटली 1.65 टाइम अराउंड द न्यूक्लियोसोम। अब ये जो बात इसने कही है, क्या ये सही है? यस, अभी आपने देखा भी है। पर आप ये कहोगे सर ये न्यूक्लियोसोम जो वर्ड आ रहा है इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बच्चे, न्यूक्लियोसोम और कुछ नहीं है, ये हिस्टोन ऑक्टामर प्लस में इस पर जो हमारा डीएनए रैप हो रखा है, यही स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अगर आपके सामने न्यूक्लियोसोम को डिफाइन करने के लिए बात कही जाए तो आप क्या कहोगे कि न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर्स प्लस में रैप्ड डीएनए। ठीक है ना? तो यही है हमारा न्यूक्लियोसोम। ठीक, तो ये वाली बात हमारे काफी हद तक सही है। आगे देखें तो H2A H2B बाइंड टू बोथ द एंट्री एंड एग्जिट एंड्स ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। क्या समझ रहे हैं हम इस ऑप्शन से? H2A H2B बाइंड टू बोथ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। आप बोलोगे सर ये एंट्री और एग्जिट की बात कहां से आ रही है? देखिए बच्चे, जब हम बात करते हैं हमारे इसी हिस्टोन ऑक्टामर की, तो मैं इसे थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई मैनर में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये देखो, चलो इसको इतना भी नहीं करते, सिंपल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है ना? तो जैसा मैंने बताया कि भाई यहां पर 4 तरह की सब यूनिट हैं और हर एक की 2-2 यूनिट्स पाई जाएंगी। तो आप देखेंगे कि नीचे यानी कि बेस के ऊपर में H3 और H4 इनका टेट्रामर होता है। 2 आपको ये आगे दिखाई दे रहे हैं, 2 इसके पीछे हैं। ठीक है, तो कुल क्या है? ये H3 H4 का टेट्रामर है। और ऊपर देखें तो इसके जस्ट ऊपर H3 के ऊपर H2B और H4 के ऊपर H2A। ऐसे ही आप H2B H2A इसका एक डाइमर ये देख रहे हो, एक डाइमर ये रहा, तो ये बन गया ना ऑक्टामर। अब हमारा डीएनए जब इस पर रैप करता है तो कंडीशन कैसी है देखो जरा। ये H3 H4 से आता है लाइक दिस, फिर ये हुआ और इधर से निकल गया, ये देखो। तो एंट्री और एग्जिट की जो बात कही जा रही है ना, वो क्या है? रैप करते हुए जब यहां पर ये एंट्री करता है तो कहां से एंट्री हो रही है? H3 H4 टेट्रामर से हो रही है। और एग्जिट कहां से हो रही है? H2A H2B डाइमर रीजन से हो रही है। तो ये एग्जिट है ऑफ डीएनए और ये एंट्री है। आई बात समझ में? ये एग्जिट है और ये एंट्री है। ठीक, तो यही बात कही जा रही कि H2A H2B बाइंड टू बोथ एंट्री एंड एग्जिट। क्या ये बात सही है? नहीं, ये एग्जिट के साथ में तो प्रेजेंट है लेकिन एंट्री के अंदर में इसका रोल नहीं है। तो हमें हमारी गलत स्टेटमेंट यहीं पर मिल गई है। गलत स्टेटमेंट यहीं पर मिल गई है हमें। बी हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि सी और डी को भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन इन्फ्लुएंस क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन। क्या कह रहा है कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है? कुछ इस तरह के ग्रुप्स की अटैचमेंट ऑन हिस्टोन्स जो कि इसके साथ कोवेलेंटली लिंक्ड हो। ठीक है ना? ऐसी ग्रुप्स की अटैचमेंट ऑन हिस्टोन जो कि कोवेलेंटली लिंक्ड हो। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं अटैच? फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एसिटाइल ग्रुप हो सकता है। और ये जब हमारे हिस्टोन के ऊपर में अटैच होते हैं तो इसे कहा जाता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। और हिस्टोन मॉडिफिकेशन का बहुत क्रूशियल रोल होता है एक जगह पर जीन के ऑन या ऑफ होने पर। और उसके अंदर भी रोल किसका आता है? अगर जैसे मैं बात करूं मिथाइलेशन की, अगर मैं बात करता हूं मिथाइलेशन की, तो मिथाइलेशन से क्या होता है? डीएनए कॉम्पैक्ट होता है, क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होता है। क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होता है। और ऐसी एक मॉडिफिकेशन की बात करूं एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन से क्या होता है? क्रोमेटिन रिलैक्स होता है। आई बात समझ में? तो यही बात क्या, तो स्टेटमेंट तो सही है जी हमारी, ये भी ये सही है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम। क्या कह रहा है कि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पार्ट होते हैं माइटोटिक क्रोमोसोम के। माइटोटिक मतलब क्या?
जब हम लोग एक सेल साइकिल में फेज की बात करते हैं तो जिस फेज में सेल डिवाइड करती है उसे एम फेज कहा जाता है या माइटोटिक फेज कहा जाता है। तो उस दौरान कह रहा है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी माइटोटिक क्रोमोसोम का हिस्सा होते हैं। क्या ये बात सही है? यस, ये बात एकदम सही है। केवल हिस्टोन्स ही नहीं होते, इसके अलावा और भी प्रोटीन शामिल होते हैं जो कि प्रोटीन स्कैफोल्ड बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये वाली स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो हमें हमारा राइट आंसर मिल चुका है, बी राइट आंसर है। साथ में जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी हमारे डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही सवाल है। क्या कह रहा है सवाल हमारे सामने? क्या कह रहा है? The following statement are made with reference to the structure of nucleosome। कुछ यहां पर स्टेटमेंट कही गई हैं जो कि न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट है, हमें यहां पर ऑल करेक्ट बताना है। हमें ऑल करेक्ट यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखो जरा, अ हिस्टोन टेट्रामर इन अ कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कंप्राइज H2A H2B H3 H4। क्या ये बात सही है? देखते हैं, पहले सारी स्टेटमेंट को ऑब्जर्व कर लें फिर ऑल करेक्ट पर पहुंचेंगे। वैसे चलो साथ साथ में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। हिस्टोन टेट्रामर इन द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कंप्राइज H2A H2B H3 H4। देखो यहां पर इसने टेट्रामर लिख दिया है, लेकिन है क्या? हिस्टोन तो ऑक्टामर है। हिस्टोन का क्या बनता है? ऑक्टामर बनता है। हाँ, इसके अलावा एक और हिस्टोन होती है जिसे हम हिस्टोन 1 कहते हैं। ठीक है, लेकिन हिस्टोन 1 भी जो है वो इसका जो ऑक्टामर है उसका हिस्सा नहीं होता खुद से। तो ये टेट्रामर कह के इसने बात कर दी है गलत। ठीक है ना? आगे बढ़ो, देखते हैं। The N-terminal tail of core histone are believed to stabilize the 30 nanometer fiber and nucleosomal DNA by their interaction with adjacent nucleosome। ये क्या बात है? ये कह रहा है कि N-terminal tail of core histone। अब हम लोगों ने जब यहां पर पिछले सवाल के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन्स को देखा तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि इसके पास में टेल्स भी होती हैं। यस, ये देखो इन सभी की ये टेल्स हैं। ये टेल्स हैं इनकी। तो ये एन टर्मिनल टेल्स जो हैं इसके लेकर ये बात कही जा रही है कि एन टर्मिनल टेल्स ऑफ कोर हिस्टोन आर बिलीव टू स्टेबलाइज 30 नैनोमीटर फाइबर। आप बोलोगे सर ये क्या है? बच्चे, जो 10 नैनोमीटर फाइबर, दो तरह के टर्म्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं इनसे रिलेटेड, 10 नैनोमीटर फाइबर एंड 30 नैनोमीटर फाइबर। जब कंडेंसेशन की सबसे प्राइमरी स्टेज होती है, जो हम कहते हैं लीस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, क्या है? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन को ही 10 नैनोमीटर फाइबर कहा जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी समझते चलो। जो हम ये यहां पर विड्थ देख रहे हैं इसकी, ये विड्थ देख रहे हैं, ये लगभग 11 नैनोमीटर होता है। तो इसीलिए जब हम इस डीएनए पर डीएनए की रैपिंग देखते हैं इसके ऊपर और क्रोमेटिन बन जाता है, तो इस क्रोमेटिन का मैक्सिमम वाइड जो जगह है वो कौन सी है? ये हिस्टोन ऑक्टामर ही है, जिसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी है? 11 नैनोमीटर। तो इसे हम रफली 10 नैनोमीटर फाइबर भी कह देते हैं या 11 नैनोमीटर फाइबर कह देते हैं। समझ में आ गई बात? अब जब यही फर्दर और कंडेंस होता है तो ऐसे जो हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं ये 6 अलाइन हो जाते हैं। 6 हिस्टोन ऑक्टामर्स या न्यूक्लियोसोम इस तरीके से अलाइन होते हैं और इससे बनता है 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, तो उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि एन टर्मिनल टेल ऑफ कोर हिस्टोन आर बिलीव टू स्टेबलाइज 30 नैनोमीटर फाइबर। क्या ये बात एकदम सही है? यस, ये बात एकदम सही है। ठीक है ना? एक बार को अरेंजमेंट अगर आपको देखना चाहते हो तो देखो ऐसी अरेंजमेंट होती है, ये स्पाइरली अरेंज रहते हैं। लाइक दिस। ठीक है ना? लाइक दिस। ठीक है ना? तो यही है 30 नैनोमीटर फाइबर, क्योंकि विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? 30 नैनोमीटर। समझ गए ना? तो यही वाली बात है। तो क्या ये सही है? कह रहा है कि भाई ये 30 नैनोमीटर फाइबर जो बनता है वो किस कारण से? एन टर्मिनल ऑफ टेल ऑफ कोर हिस्टोन जो है उनके कारण से। ठीक है, बाय देयर इंटरेक्शन विद एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। एक का जो टेल है वो दूसरे के टेल के साथ में इंटरेक्ट करता है, तभी तो पास आते हैं ये। यस, सही बात है। तो भाई बी स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूं कि ये वाली बात सही है। आगे जाओ सी पर। द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल टेल एज वेल एज द ग्लोबुलर डोमेन ऑफ कोर हिस्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। का ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैंने जब आपको शुरुआत में बात बताई थी कि हिस्टोन के ऊपर मॉडिफिकेशंस होते हैं, इस तरीके के ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं जो कि जीन के ऑन या ऑफ होने को रेगुलेट करते हैं।
तो उसी को लेकर बात कही जा रही। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन बन गया, अब उसके बाद अटैचमेंट हो रही है इन ग्रुप्स की, तो क्या कहा जाएगा इसे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। तो ये वाली बात सही है, यस ये वाली बात भी सही है। इसी कारण से ट्रांसक्रिप्शन इवेंट, ठीक है, जीन का ऑन होना है ऑफ होना इसी कारण से तय होता है, तो ये बात सही है। टेल पर भी होता है और ग्लोबुलर रीजन में भी हो जाता है। ग्लोबुलर रीजन कौन सा है? जो मेन बॉडी पार्ट है प्रोटीन का, जैसे टेल अराइज हो रही है ना, तो टेल का पार्ट अलग है और बॉडी पार्ट वो भी इसके साथ में है, तो बॉडी वाले पार्ट जो है उसको हम ग्लोबुलर पार्ट कह रहे हैं, तो ये उसी की बात ये कही जा रही है। तो दोनों में से कहीं भी हो सकता है मॉडिफिकेशन। डी को देखें, तो अकॉर्डिंग टू द zigzag मॉडल of 30 nanometer fiber, the linker DNA circle around the central axis of fiber and DNA move from one nucleosome to next। अब ये इसमें क्या बात आ गई 30 नैनोमीटर फाइबर की, तो देखो zigzag मॉडल जो है ये हिट्रोक्रोमेटिन्स, जो कॉन्स्टिट्यूटिव हिट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हिट्रोक्रोमेटिन्स, वो जिगजैग मॉडल बनाते हैं। कैसे? यही 30 नैनोमीटर फाइबर, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है सोलेनॉइड मॉडल। क्या कहा जाता है? सोलेनॉइड मॉडल कहा जाता है। ये बनता है किनमें? यूक्रोमेटिन्स में बनता है, यूक्रोमेटिन्स में बनता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव हिट्रोक्रोमेटिन कहां कहां पर बनता है? सॉरी, ये बनाता है जिगजैग मॉडल। समझ में आ गई बात? तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जिगजैग मॉडल 30 नैनोमीटर फाइबर टू द लिंकर डीएनए सर्कल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ फाइबर। ये सेंट्रल एक्सिस है, इसकी चारों तरफ हो रहा है, पर ये तो सोलेनॉइड है। ये कह रहा है जिगजैग। जिगजैग में पता है क्या होता है? जिगजैग में जो ये अरेंजमेंट है ये एकदम इस तरीके से नहीं चल रही होती है, ये जिगजैग हो जाती है। जैसे मैं यहां पर अगर एक अल्टरनेटिव डीएनए आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो देखो उसमें क्या होता है, ये इसके बाद जो डीएनए आएगा ना वो इस पर जाकर रैप कर जाएगा, फिर इसके बाद फिर इधर कर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर इधर आ जाएगा और फिर यूं जाएगा। तो ये यहां पर जो लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए क्या है? जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये तो इसका ये हिस्सा जो है डीएनए का, ये ही लिंकर डीएनए होता है। लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है। तो लिंकर डीएनए क्या है? दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए का रीजन, दैट इज लिंकर डीएनए, ठीक है ना। तो लिंकर डीएनए कैसा हो गया है? एंटेंगल्ड हो गया है ऐसे जिगजैग टाइप में, तो यही जिगजैग मॉडल है। किसमें बनता है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन में बनता है ये। आई बात समझ में? ये यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये वाली बात क्या सही है? भाई देखो ये वाली बात इसने जो कही ना जिगजैग के लिए, ये बात सही नहीं है। तो बी और सी ये हमारे यहां पर सही हैं, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है बात? यस, नेट जून 2021 का हुआ सवाल है ये हमारे सामने, और ए आएगा हमारे इस सवाल का राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब हम यहां पर आगे आ रहे हैं और अब बात आ रही है ट्रांसक्रिप्शन की। जब हम समझ चुके हैं डीएनए ऑर्गेनाइजेशन के एक दो क्वेश्चन से मैंने दरअसल आपको डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन शुरुआती बातें हैं वो समझा दी हैं। क्रोमेटिन, 30 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है, ये किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। आई होप ये सबको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे ये सवाल हमारे सामने है, क्या कह रहा है? यूकैरियोटिक mRNA as modified to possess 5 prime cap, which one of the following is incorrect statement about the function of 5 prime cap structure। जो 5 प्राइम कैप होता है किसमें? mRNA में। तो यूकैरियोटिक mRNA में ही कैपिंग होती है, तो ये कैपिंग किसकी होती है? 7 मिथाइल ग्वानोसिन, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप होती है। पोजीशन 5 प्राइम एंड पर होती है, इसलिए 5 प्राइम कैप भी कह दिया जाता है। तो उसी पर बात है। तो कौन सी बात इसमें इनकरेक्ट है ये बताना। देखो, इट प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोराइबोन्यूक्लियस अटैक। क्या ये बात सही है? यस, ये बात एकदम सही है। क्योंकि इस तरफ में 5 प्राइम एंड है mRNA का, तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो इधर से अगर 5 प्राइम फॉस्फेट को रिकॉग्नाइज कर लें तो कट कर देंगे इस डीएनए को फ्रॉम एंड्स। तो कैप क्या करता है? कैप इस पर लग गया शुरुआत में, तो ये बचा लेगा mRNA को फ्रॉम बीइंग कट बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। तो क्या ये प्रोटेक्ट कर रहा है? यस, सही बात है। फिर आ जाओ अगला, इट फैसिलिटेट द स्प्लाइसिंग ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट। क्या स्प्लाइसिंग को फेवर करता है? यस, क्योंकि जैसे ही कैपिंग होती है तो कैपिंग के बाद ही सपोर्ट मिल जाता है स्प्लाइसिंग प्रोटीन्स को। तो अगर और कैपिंग नहीं हुई होती तो स्प्लाइसिंग में भी दिक्कत आती है। तो ये वाली बात ये क्या कि फैसिलिटेट कर रहा है स्प्लाइसिंग को, अगर कैपिंग हो गई तो यस बिल्कुल सही।
इट प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेड बाय RNase3 फैमिली एंजाइम्स। क्या ये वाली बात सही है? नहीं, ये बात गड़बड़ हो गई, ये बात गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? सवाल का जवाब छुपा है यहां पर RNase3 में। RNase3 क्या है? ये दरअसल एक एंडोराइबोन्यूक्लियेज है, एंडोराइबोन्यूक्लियेज। क्या मतलब है एंडोराइबोन्यूक्लियेज का? अरे भाई, वो न्यूक्लियस जो कि आरएनए को मिडल रीजन से कहीं पर कट करते हो, यानी मिडल रीजन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हो। तो ये एंडोराइबोन्यूक्लियस जो है RNase3, क्या 5 प्राइम कैप के होने का इसको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, ये जाकर हमारे mRNA को मिडल से कट कर सकता है। तो ये जो कह रहा है स्टेटमेंट कि इट प्रोटेक्ट, यानी इट मतलब क्या? जो 5 प्राइम कैप, 5 प्राइम कैप प्रोटेक्ट द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय RNase3, बचा ही नहीं सकता भाई। ये तो कैप के नाम पर 5 प्राइम एंड पर अटैच है, और RNase3 की जो फैमिली है ये मिडल से कट करती है, तो ये नहीं बचा सकता। इस कारण से ये गलत स्टेटमेंट हो गई। तो हमको आंसर भी हमारा मिल चुका है, सी राइट आंसर आएगा। वैसे डी को भी देख लो, इट फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये भी एकदम करेक्ट बात है। समझ रहे हो? तो आपको दरअसल इस एक क्वेश्चन में 5 प्राइम कैपिंग के 3 फंक्शन पता चल गए हैं। देखो जरा, ये प्रोटेक्ट करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोराइबोन्यूक्लियस से, ये फैसिलिटेट करता है स्प्लाइसिंग को, और ये फैसिलिटेट करता है 40s की अटैचमेंट, 40s अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट टू, अच्छा किसकी अटैचमेंट? mRNA की अटैचमेंट, mRNA अटैचमेंट टू 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी ट्रांसलेशन में भी मदद करता है। ये किसमें मदद कर रहा है भाई? ट्रांसलेशन में भी मदद कर रहा है ये। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ है हमारा राइट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब ये अगला सवाल हमारा, अच्छा ये भी थोड़ा कैप से ही रिलेटेड है, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल हमारा। यूकैरियोटिक mRNA हैव एंजाइमेटिक अपेंडेंट कैप स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 7 मिथाइल guanosine रेजिड्यू joined Eukaryotic mRNA have enzymatic appendant cap structure consisting of 7 methyl guanosine residue joined to the initial 5 prime nucleotide of the transcript. Given below are the few statement regarding the capping. अच्छा, इसने भी कैपिंग के बारे में ही बात करी है, तो समझ रहे हैं आप क्या कह रही है ये स्टेटमेंट्स। चलो, पहला, कैपिंग प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोराइबोन्यूक्लियस, ये तो बात सही है भाई, ठीक है। फिर देखो, ड्यूरिंग कैपिंग द अल्फा फॉस्फेट इज रिलीज फ्रॉम द 5 प्राइम एंड ऑफ नेसेंट mRNA। अब ये जो बात कही जा रही है, क्या ये सही है? ये हमको समझना है। देखो, जब हम बात करते हैं mRNA की, तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास में तीनों फॉस्फेट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। लेकिन जब कैपिंग होती है तो जो गामा है ये रिमूव हो जाता है, और फिर यहां पर अटैचमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड की, जी न्यूक्लियोटाइड की, जिसके पास अल्फा फॉस्फेट होता है, और इस पर हो जाता है मिथाइलेशन, ठीक है। बेस के ऊपर मिथाइलेशन होता है, नाइट्रोजन बेस पर मिथाइलेशन होता है, तो ये बन जाता है 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। तो क्या यहां पर कैपिंग प्रोटेक्ट द mRNA, ये तो चलो ठीक है। ड्यूरिंग कैपिंग अल्फा फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ नेसेंट mRNA, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, गामा रिलीज हुआ है, अल्फा रिलीज नहीं हुआ है, तो गया बी स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। सी को देखो जरा, phosphorylation mediated conformational change in carboxyl termination domain of RNA polymerase 2 enable its binding with capping enzyme। क्या कह रहा है? बात ये कह रहा है दरअसल ट्रांसक्रिप्शन के वक्त की, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 ये काम कर रहा होता है, क्या फॉस्फोराइलेशन होता है किस पर? सीटीडी, सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करने वाले, मेजर जो ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए को फॉर्म करने वाले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो है आरएनए पॉलीमरेज 2। तो उनके पास जो सी टर्मिनल डोमेन होता है उस पर फॉस्फोराइलेशन होने से एनेबल्स इट बाइंडिंग विद कैपिंग एंजाइम। हमारे आरएनए पॉलीमरेज पर क्या ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। और इससे फायदा ये होता है कि कैपिंग के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है उनकी रिक्रूटमेंट होती है ऑन एमआरएनए।
बल्कि mRNA क्यों कहूं, शुरुआत में hnRNA होता है, जब तक इस पर मॉडिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम इसे mRNA नहीं कह सकते। hnRNA बोले तो हेट्रोजिनस आरएनए। तो कैपिंग होगी उस पर, क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 के पास में जो सी टर्मिनल डोमेन है वो कैसा है, फॉस्फोराइलेटेड है। तो ये वाली बात यहां पर सही है, ये सही। फिर आ जाओ अगले पे, डी, ड्यूरिंग कैपिंग अ 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड is formed between beta phosphate of the nascent mRNA and alpha phosphate of GTP। अब ये देखो, ये कहा ना ड्यूरिंग कैपिंग 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड, ये देखो ये काम की बात है। देखो आप देखोगे ना तो ये जी जो है इसका 5' फॉस्फेट मैंने इधर रखा है, ये अल्फा, और जो अटैचमेंट हुई है ना इसकी, इस ग्वानोसिन जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी अटैचमेंट हुई है अगर हमारे इस ए के साथ यानी न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो वो इसी फॉस्फेट फॉस्फेट लिंकेज से हुई है। तो क्या यहाँ पर तीनों फॉस्फेट हैं? यस। और कौन से फॉस्फेट हैं? इस जी का भी 5' है और इधर से ए का भी 5' है, तो इसे हम 5' लिंकेज कह देते हैं, या 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये किसके बीच बन रहा है? ड्यूरिंग कैपिंग 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन बीटा फॉस्फेट, देखो ये बीटा फॉस्फेट है ऑफ नेसेंट एमआरएनए एंड अल्फा फॉस्फेट ऑफ जी, ये देखो ये अल्फा ही तो है। तो ये क्या एकदम सही बात है? यस, ये एकदम सही बात है। तो भाई हमको बताना था यहां पर क्या, इनकरेक्ट बताना था, तो एकमात्र बी हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट हैं। तो कहां पर आओ, ये बी ही है हमारा राइट आंसर। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो टाइप टू स्प्लाइसिंग से मतलब क्या है? ग्रुप 2 ऑटो स्प्लाइसिंग। टाइप 2 स्प्लाइसिंग से क्या मतलब है? ग्रुप 2 ऑटो स्प्लाइसिंग। ठीक है, ग्रुप 2 ऑटो स्प्लाइसिंग, ये स्प्लाइसिंग का वो तरीका है जिसके अंदर में प्रोटीन्स शामिल नहीं होते, जो आरएनए है खुद से ही खुद के कुछ रीजन को स्प्लाइस आउट कर देता है, और वो रीजन इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो जो स्टेटमेंट कही जा रही है इनमें से कौन कौन सी बात सही है और गलत है, हमें क्या बताना है? सही बताना होगा क्योंकि और कुछ तो लिख नहीं रखा। खैर, ए पर आ जाओ। A GOH from outside make a nucleophilic attack on 5' phosphate of the first base of intron। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझने की बात है, मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। ये मानो ये हमारा एक, ये इंट्रॉन है और ये एक्सॉन्स है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि एक बाहर से अलग से एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर यूटिलाइज होता है। तो ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड रहा और ये इसका OH, इधर फॉस्फेट, तो इसके OH से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कहां पर? 5' फॉस्फेट बेस, 5' फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ इंट्रॉन। तो देखो फर्स्ट बेस ऑफ इंट्रॉन कहां पर होगा? यहां, ये जगह कहलाती है, अच्छा पहले इसका एंड बना दूं, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, तो ये जो साइट है इसको 5' स्प्लाइस साइट कहा जाता है। 5' स्प्लाइस साइट, और ये वाली जो साइट है इसे 3' स्प्लाइस साइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इंट्रॉन यहां पर ब्रेक होगा, अगर मैं यहां पर फॉस्फोराइलेशन बॉन्ड तोड़ दूं तो एक्सॉन का तो 3' एंड बनेगा लेकिन इंट्रॉन का 5' एंड बनेगा। तो इंट्रॉन का 5' एंड बन रहा है इसलिए 5' स्प्लाइस साइट। ऐसे ही ये वाला हिस्सा अगर ब्रेक होगा तो इंट्रॉन का 3' एंड बनेगा, तो 3' स्प्लाइस साइट, ये नाम रख दिया। तो बोला जी एक्स्ट्रा GOH यहां पर यूटिलाइज करते हुए कट लगाया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है 5' फॉस्फेट, एकदम सही बात है। बी को देखो, अ फ्री 2' OH of internal adenosine make a nucleophilic attack on 5' phosphate of first base of intron। ये दरअसल, वेट रुको, थोड़ा जल्दबाजी में निकल गया मैं, ये ग्रुप 1 में होता है, ये गलत बात है भाई। ये जो बात कही जा रही है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये ग्रुप 1 में होता है, ग्रुप 1 ऑटो स्प्लाइसिंग में होता है, ग्रुप 2 में नहीं होता। ये ग्रुप 2 में ये वाली बात होती है, फ्री 2' OH मिलेगा, ठीक है, 2' OH ऑफ इंटरनल एडेनोसिन, यानी कि इंट्रॉन के बीच का ही
कोई एक एडिनोसिन होता है, खास एडिनोसिन होता है, वैसे वो जब हम डिटेल के अंदर में स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है ये खास जो ए है कहां पर पाया जाता है। तो एडिनोसिन मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 5' फॉस्फेट, तो वो 5' फॉस्फेट खुद से अटैक करता है और यहां पर जो इंट्रॉन होता है वो लैरिएट फॉर्म पर इस तरीके से लैरिएट फॉर्म पर रिलीज होता है। लैरिएट इंट्रॉन, ये किसकी खासियत है? लैरिएट इंट्रॉन किन में मिलता है? ये ग्रुप 2 में मिलता है। जो हमारा ग्रुप 1 है उसके अंदर लीनियर इंट्रॉन ही रिलीज होता है। ग्रुप 1 में क्या खासियत है? लीनियर इंट्रॉन यहां पर रिलीज होता है आफ्टर स्प्लाइसिंग, ठीक है, जबकि ग्रुप 2 के अंदर में लैरिएट इंट्रॉन रिलीज होता है। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट लग रही है। सी को देख लो, अ 3' OH ऑफ इंटरनल एडेनोसिन मेक न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, द हाइड्रोक्सिल सॉरी हाइड्रोलाइसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन इज कैरिड आउट बाय U2 U4 U6। हाइड्रोलाइसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन, नहीं नहीं नहीं, लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन थोड़ी आएगा, फर्स्ट बेस ऑफ एक्सॉन के पास में होगा। तो ये बात भी गलत है, तो बी हमारा राइट आंसर है इस सवाल का भी। क्लियर है ये बात? तो ये हमने यहां पर हमारे इस सवाल जो कि स्प्लाइसिंग से रिलेटेड है लेकिन ऑटो स्प्लाइसिंग से, उसका ग्रुप 2 की बात अपन ने यहां पर समझी है। अगर पहली स्टेटमेंट में बताऊं तो ध्यान रखिएगा, दिस इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 ऑटो स्प्लाइसिंग। सेकंड जो है ये ग्रुप 2 के लिए सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 3' OH नहीं होता, 2' OH होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस नहीं होता, हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस नहीं होता। अच्छा, वैसे ये कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन इज कैरिड आउट बाय U2 U4 U6। अच्छा, यहाँ पे तोड़ने का काम नहीं भाई, इसका काम नहीं है। वेट एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं देख भी लूं। हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस, हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन इज कैरिड आउट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात भी हमारी सही आ गई। जो U2 की बात आ रही है, U4 क्या है, U6 क्या आ रही है, ये सब क्या है? दीज आर स्प्लाइसिंग प्रोटीन्स। ये क्या है? स्प्लाइसिंग प्रोटीन्स हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? SNRNPs, ठीक है, स्नर्प्स, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ये यही होती हैं। तो ये करती तो है कंडक्ट, लेकिन जो बात कही जा रही है ना वो सही नहीं है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन इज कैरिड आउट बाय U2। नहीं नहीं नहीं, लास्ट बेस का कहां से बात आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। चलो, तो क्लियर है ये चीज, फाइन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारा ये, अब ये आ गया है हमारा किससे रिलेटेड? जीन रेगुलेशन से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं ऑपेरॉन्स की, तो चाहे वो लैक ऑपेरॉन हो, चाहे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन हो, चाहे रेबिनोज ऑपेरॉन हो, ये सभी क्या है, एक जगह रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और इसी कारण से हम ये ऑपेरॉन टर्म इनके लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऑपेरॉन टर्म का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स के ऑन होना या ऑफ होना, ऑन ऑफ का क्या मतलब है? एक्सप्रेस होना या रिप्रेस होना, ठीक है। तो मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होना या उसका आपको ये उसका एक्सप्रेशन ना होना, सप्रेस हो जाना, रेगुलेट होता है बाय सिंगल ऑपरेटर, ठीक है। एक ही ऑपरेटर से तय हो रहा है वहां पर, ठीक है। हो सकता है प्रोमोटर और भी हो, पर हाँ, बेसिकली एक ही जो ऑपरेटर है ना, मतलब एक रीजन के प्रोमोटर और ऑपरेटर, उनसे ही रेगुलेट हो रहा होता है मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन। तो ऐसा सिस्टम ऑपेरॉन कहलाता है। खैर, हमारा सवाल हमसे अब क्या कह रहा है, अब उस पर आ जाते हैं। In a strain of E. coli, a fusion between the lac and tryptophan operon took place in a new local structure is shown below। तो देखो यहां पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रिज्यूम किया गया है कि ई कोलाई की स्ट्रेन में कुछ इस तरह की फ्यूजन है कि लैक और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन फ्यूज कर गए। अब लैक ऑपेरॉन जो है, ये किसका है? लैक्टोज ऑपेरॉन। ये दरअसल एक कैटाबॉलिक पाथवे होता है, कैटाबॉलिक ऑपेरॉन होता है, क्योंकि लैक्टोज को बैक्टीरिया क्या करता है? यूटिलाइज कर लेता है, मेटाबॉलिज्म के मतलब अपने मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उससे बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। तो ये कैटाबॉलिक पाथवे है। लेकिन ट्रिप्टोफान जरूरत होती है एज अ अमाइनो एसिड, ताकि वो प्रोटीन्स बनाए और इससे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो, क्योंकि प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सेल। तो हम कह सकते हैं कि ये एनाबॉलिक है और ये कैटाबॉलिक है। पर हुआ क्या है यहाँ पर, इस स्ट्रेन और इकोलाई में ये फ्यूज कर गए हैं। कैसे? जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत में ये लैक आई है, ये लैक आई है, जो कि क्या है?
लैक रिप्रेसर जीन है। क्या है? लैक रिप्रेसर जीन है। फिर लैक ओ और पी, ये क्या है? प्रोमोटर और ऑपरेटर, दोनों यहां पर एक जगह रख दिए गए हैं। प्रोमोटर ऑपरेटर। तो देखो, अगर मैं रेगुलेटरी बॉडीज की बात करूं, चाहे वो लैक रिप्रेसर हो, चाहे प्रोमोटर ऑपरेटर हो, ये तो किसके हैं? लैक ऑपेरॉन के हैं। लेकिन आगे की स्ट्रक्चर जीन किसकी है? ये ट्रिप्टोफान बनाने वाली है। समझ रहे हो? तो अब सिनेरियो जो है, यानी रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं लैक ऑपेरॉन की, वो एक्ट कब करती हैं? जब लैक ऑपेरॉन को एक्सप्रेस या रिप्रेस कराने वाली कंडीशन आए। लेकिन बनेंगी क्या? बनेंगी ट्रिप्टोफान। मतलब एक सिनेरियो समझ पा रहे हो? जब लैक ऑपेरॉन ऑन होने की कंडीशन आएगी, जब लैक ऑपेरॉन के जो जीन्स है उनको एक्सप्रेस करवाने सिचुएशन आएगी, तो वो तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में बनेगा क्या? ट्रिप्टोफान बनेगा। समझ पा रहे हो ना ये कोरिलेशन? अब यहां पर देखिए कि स्टेटमेंट्स क्या क्या कह रही हैं। तो गिवन बिलो आर सम पोटेंशियल सिनेरियोस। क्या सिनेरियो है? पहला, ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसाइज्ड इन मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफान। ये कह रहा है कि जी ट्रिप्टोफान जो है, इन सबसे मिलकर ट्रिप्टोफान बन जाता है, ठीक है ना। तो ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसाइज्ड इन मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज। क्या लैक्टोज होने से ये जो मीडियम है इसमें ट्रिप्टोफान बनेगा? यस, बनेगा, ठीक है। हाँ, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लैक रिप्रेसर को सप्रेस करेगा, क्योंकि ये कैसा है? ये दरअसल इंड्यूसिबल है, ठीक है। इंड्यूसिबल है, तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में लैक्टोज या एलोलैक्टोज जो होता है एज अ इंड्यूसर काम करते हैं, और वो लैक ऑपरेंट को ऑन करा देंगे। तो इसको सप्रेस कर देगा लैक्टोज, और जिसके कारण से यहां पर प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और एक्सप्रेशन करवाएगा। तो लैक्टोज बनेगा क्या? यहां से लैक्टोज नहीं बनेगा। अच्छा, वेट 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 वेट, ये कह रहा है क्या? ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसाइज्ड मीडियम ऑफ कंटेनिंग लैक्टोज। हाँ, ये बात सही है। लेकिन क्या ट्रिप्टोफान से कुछ फर्क पड़ेगा? ट्रिप्टोफान बनने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? भाई ट्रिप्टोफान बनने के बाद अपना अफेक्ट जहां पर दिखाता है, इसका कैसा सप्रेसिव एक्शन होता है। सप्रेसिव इसका अफेक्ट होता है ऑन प्रोमोटर, सॉरी ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ कौन सी जीन? ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन, ठीक है। ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन पर असर होता है। अब यहां पे ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन का ऑपरेटर तो है ही नहीं, किसका है? लैक का है। तो ये वाली बात यहां पर सही नहीं है, आधी अधूरी सच है ये, ठीक है। कैसा है ये? अधूरा सच है। आगे देख लो भाई। बी, ट्रिप्टोफान सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड। ट्रिप्टोफान सिंथेसिस रुक जाएगा इन मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है? देखो भाई, जब ग्लूकोज एक्सप्रेस होता है, ग्लूकोज है इन मीडियम, तो बाकी सभी जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं, कैटाबॉलिक ऑपेरॉन है, वो सब सप्रेस हो जाते हैं। ऑल कैटाबॉलिक ऑपेरॉन्स, इन सबको सप्रेस कर देता है ग्लूकोज। तो हम कहें जी कैटाबॉलिक कहां पर है? यहां पर तो ट्रिप्टोफान है। अरे नहीं भाई, इसको देखो, इसको, ठीक है। ग्लूकोज का असर यहां पर होगा इनके प्रोमोटर और ऑपरेटर के ऊपर में। तो क्या कह रहे हैं कि जी ट्रिप्टोफान सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड। ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस रिप्रेस हो जाएगी अगर ग्लूकोज है। सही बात है, यस। ये सप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण से ट्रिप्टोफान नहीं बनेगा। यही तो बात कही जा रही है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली बात वैसे बहुत करेक्ट नहीं है, अधूरा सच है। सी पर आ जाओ। ट्रिप्टोफान सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफान इन मीडियम। क्या कह रहा है कि ट्रिप्टोफान कब बनेगा? जब एब्सेंस हो ट्रिप्टोफान की इन मीडियम।
भाई ट्रिप्टोफान से फर्क ही नहीं पड़ता अब इसको फर्क पड़ेगा ना तो लैक्टोज के अमाउंट से फर्क पड़ेगा। तो भाई ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो। ठीक है, अच्छा ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो भाई बी तो हमारा सही आ रहा है, लेकिन ए को भी इसने करेक्ट मान लिया है फिर, है ना। तो भाई बेसिकली जैसे कहा जाए तो लैक्टोज की बात तो सही है, ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसिस इन मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज, सही है। एंड ट्रिप्टोफान, अच्छा चलो इसका सेंस दरअसल दूसरा बन गया, मैंने दरअसल दूसरा समझ लिया, मैंने इनको इंडिविजुअली अलग अलग करके समझ लिया। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, एक मीडियम, ए मीडियम जिसमें ये दोनों हैं, तो भाई इससे तो ऑन हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जिसके अंदर लैक्टोज और ट्रिप्टोफान है, इसमें क्या ये ऑन हो जाएगा, इस पर एक्सप्रेशन होगा, यस ये बात कहो, तो बात सही है, हाँ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो स्टेटमेंट हमारी आ रही है उस हिसाब से ये बात जस्टिफाइड है। तो भाई ए को अपन करेक्ट मानेंगे और बी को भी करेक्ट मानेंगे, तो ए होगा हमारा राइट आंसर। समझ गए ना। हाँ कुछ भी नहीं है, जो पहली स्टेटमेंट दोबारा से समझा दे रहा हूं, ट्रिप्टोफान विल बी सिंथेसाइज, ये इस पर ट्रिप्टोफान बनेगा अगर लैक्टो एक मीडियम में लैक्टोज और ट्रिप्टोफान हो, तो लैक्टोज का फर्क तो पड़ेगा, ऑन करवाएगा, लेकिन ट्रिप्टोफान का फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस मीडियम में लैक्टोज और ट्रिप्टोफान दोनों है, क्या ये एक्सप्रेस होगा, हाँ होगा, इतना सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ए और बी राइट आंसर है, इसलिए ए करेक्ट। नेक्स्ट, E. coli mutated isolated genetic screen showed the following class of mutation। अब कह रहा है कि यहां पर हमने कुछ आपके सामने सिनेरियो रखा है जिसमें E. coli म्यूटेशन में जेनेटिक स्क्रीनिंग हुई, इससे कुछ क्लास ऑफ म्यूटेशन का पता चल रहा है। ठीक है ना, क्लास ऑफ म्यूटेशन क्या मतलब कि म्यूटेशन कहां पर है, किस तरह की स्ट्रेन बन गई है। ठीक है, E. coli की, तो देखो पहला पॉइंट म्यूटेशन इन लैक आई, यानी किसमें, लैक रिप्रेसर, यानी रिप्रेसर ही म्यूटेट हो गया। क्या हो गया भाई, रिप्रेसर म्यूटेटेड, रिप्रेसर म्यूटेटेड। इसका फर्क क्या पड़ेगा, अरे अगर रिप्रेस करने वाला ही खुद म्यूटेट हो गया तो क्या जीन यहां पर रिप्रेस होगी, क्या ऑपरेंड रिप्रेस होगा, नहीं होगा, वो ऑन रहेगा। ठीक है ना, ये वाली बात है। बी को देखो, अच्छा पॉइंट म्यूटेशन, इससे क्या होगा, लैक ऑपेरॉन ऑन, ये फर्क पड़ेगा, है ना। बी पे आ जाओ, डिलीशन इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट साइड ऑफ साइट लैक ZYA mRNA, क्या कर रहा है कि डिलीशन हो जाए इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम टू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है कहां, देखो जब हम बात करते हैं एक जीन में, तो जीन में ये प्रोमोटर है, ये कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर, पर प्रोमोटर जहां खत्म होता है उसी जगह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। अब ओपेरॉन में क्या है कि बस इस जगह पर क्या है, ऑपरेटर भी है, तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कहां से हुई, यहां से हुई। तो ये कह रहा है कि डिलीशन हो जाए इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम टू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के डाउनस्ट्रीम क्या है, ऑपरेटर ही तो है, और ये बोल रहा है यहां पर डिलीशन हो गया। तो ऑपरेटर भी वो जगह है जहां पर हमारा रिप्रेसर बाइंड करता है और जीन के एक्सप्रेस होने को रोकता है। ये कह रहा है यहां पर डिलीशन हो गया, तो क्या जी इस ऑपेरॉन पे एक्सप्रेशन रुकेगा, नहीं रुकेगा, कंटिन्यूअसली होता जाएगा। तो ये वाली बात भी सही है, इसके कारण से भी क्या होगा, लैक ऑपेरॉन ऑन हो जाएगा जी। लैक ऑपेरॉन ऑन। फिर सी को देखो, डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ होल ऑफ लैक वाई, तो लैक वाई क्या है, ZYA, लैक Z, लैक Y, लैक A। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, Y से परमिएज बनता है, तो परमिएज से फर्क क्या पड़ रहा है, क्या इसके एक्सप्रेशन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, बस इतना है कि परमिएज, परमिएज की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, है कि नहीं, नॉर्मल से डबल हो जाएगी, डुप्लीकेशन ही तो हो रहा है। और अगर कुछ पार्ट का हुआ है डुप्लीकेशन, हाँ, तो हो सकता है कि अगर मतलब कुछ पार्ट का डुप्लीकेशन हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, या फिर हो सकता है कंप्लीटली नॉन फंक्शनिंग प्रोटीन भी बन जाए। ठीक है, ऐसा भी है डुप्लीकेशन अगर हो रहा है तो। खैर, तो डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ होल ऑफ लैक ए, तो लैक ए से क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों स्ट्रक्चरल जीन है, तो स्ट्रक्चरल जीन का फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, इनका रेगुलेशन में काम नहीं है।
ठीक है, इनका काम है अफेक्ट डेवलप करना। ठीक है, तो क्या कर रहा है, चूज द ऑप्शन विच लाइकली टू रिजल्ट इन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, कंटिन्यूअसली होते ही जाना, होते ही जाना। तो भाई देखो, दो सिनेरियो हैं हमारे पास में यहाँ पे, ए और बी दोनों। तो दोनों के अंदर में हमको जीन हमारी ऑन होते हुए दिखाई देगी। एक में रिप्रेसर गया काम से और एक में ऑपरेटर गया काम से। दोनों में हमारी जीन ऑन रहेगी, ऑपरेशन ऑन रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी वाली कंडीशन। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द डिफरेंट आर्म ऑफ टीआरएनए स्ट्रक्चर इन द कॉलम ए, द स्पेसिफिक सिग्नेचर एसोसिएटेड विद ये। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हमको टीआरएनए के स्ट्रक्चर, यानी अब हम ट्रांसलेशन पे पहुंच गए हैं। तो ट्रांसलेशन का देख लो भाई, मैं पहले टीआरएनए यहां पर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, CCA। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ठीक है ना? तो देखो, इसमें ये जगह कही जाती है असेप्टर आर्म, क्योंकि अमाइनो एसिड यहीं पर अटैच होता है। फिर ये होता है डी लूप। इसका काम क्या होता है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ में बाइंड करना। ठीक है, ये वो एंजाइम है जो कि टीआरएनए पर अमाइनो एसिड अटैच करता है, AARS कहते हैं इसे। ये एंटीकोडॉन, जिसका काम क्या है, पेयर विद mRNA। और फिर T5C लूप। ये किससे होता है, ये राइबोसोम से होता है अटैच। ये आखिरी जो है ना, ये वेरिएबल है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, कईयों में तो रिमूव भी हो जाता है। तो ये कह रहा है क्या, कि हमको मैच करना है। ठीक, तो देखो, पहला असेप्टर आर्म, फिर एंटीकोडॉन, फिर T5C और डी आर्म। ठीक है, तो हमको करेक्ट मैच करना है। तो देखो भाई, अच्छा ये जो डी लूप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डी क्यों रखा गया, क्योंकि डी स्टैंड फॉर अ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। कैसा न्यूक्लियोटाइड, डी जो है दैट स्टैंड फॉर डाईहाइड्रोयूरिडीन। ठीक है, अब यूरिडीन की अगर हम बात करते हैं, मतलब क्या, यूरासिल बेस है और शुगर है, लेकिन डाई हाइड्रोयूरिडीन, यानी कि दरअसल यहां पर आपको जो दिखाई देगा डाई हाइड्रोयूरिडीन, यानी कि दो जगहों पर आपको एच एच अटैच दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो डाई हाइड्रोयूरिडीन है, ये कहां पर, ये तो डी लूप का है, तो ये यहां से आ जाएगा। अच्छा, डी मतलब 1 के साथ चला जाएगा। फिर अगर T5C कहें तो T5C, ये साई जो आता है ये किसके लिए है, ये स्यूडोयूरिडीन के लिए है। ठीक है ना, ये दरअसल सिंबल जो है ये किसके रेफर कर रहा है, स्यूडोयूरिडीन को रेफर कर रहा होता है। तो ये साथ आ गया बी एंटीकोडोन। अच्छा, अब इसमें कौन सा बच गया, 7 बेस पे CCA सीक्वेंस, ये तो एक्सेप्टर स्टेम की बात है, पता है अपन को। और एंटीकोडोन ये 5 प्राइम। तो देखो कितना, ए आ गया 2 के साथ, बी आ गया 3 के साथ, सी आ गया 4 के साथ, डी आ गया 1 के साथ। तो देख लो भाई कहां पर आ रहा है, 2 का, ए का 2 यहां पर है, ए का 2, ए का 2, ये गया, ये गया, ए का 2, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ये गया। डी है हमारा यहां पर राइट आंसर। क्लियर? चलो देखें आगे, अगला सवाल। इन द एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड द प्रोटीन वाज अनरेगुलेटेड इन कैंसर टिश्यू कंपेयर टू कंट्रोल टिश्यू। क्या कहा जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिखाया जा रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अ प्रोटीन वाज अनरेगुलेटेड, एक जो प्रोटीन है वो अनरेगुलेटेड है इन द कैंसर टिश्यू कंपेयर टू कंट्रोल। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल का मतलब जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है कैंसर सेल को। दैट शोड द कोरिलेशन दैट डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, जो कि ये बता रहा है क्या, इन एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रोटीन वाज अनरेगुलेटेड इन कैंसर टिश्यू। ठीक है, एक प्रोटीन अनरेगुलेटेड है, दैट शो कोरिलेशन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। अच्छा, मतलब इस प्रोटीन का कैंसर के साथ में कोरिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी अनरेगुलेटेड है। फॉलोइंग आर द फ्यू पॉसिबिलिटी व्हिच कैन एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। अब ये किस कारण से हो सकता है, पहला, अब म्यूटेशन कुड बी लोकेटेड 3 प्राइम यूटीआर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एमआरएनए एंड द एमआईआरएनए बाइंडिंग साइट। ये कह रहा है म्यूटेशन हो जाए। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये चीज एक सेल के अंदर फॉलो हो ही रही हो। आपके सामने ये सी सेक्शन का सवाल एक एक्सपेरिमेंटली डिजाइंड है।
ठीक है, आप देख रहे हो कि अगर म्यूटेशन हो जाए 3' यूटीआर पर, अब कहोगे 3' यूटीआर क्या है? 3' अनट्रांसलेटेड रीजन। जब हम एमआरएनए देखते हैं, एमआरएनए देखते हैं, तो जहां से ए यू जी ये शुरुआत हुआ, जहां पर यू ए ये खत्म हो गया, तो ये वाला हिस्सा 5' यूटीआर होता है और ये वाला हिस्सा 3' यूटीआर होता है। और ये वो रीजन होता है जहां पर एमआईआरएनए के लिए साइट होती है, एमआईआरएनए पेयरिंग साइट होती हैं। और एमआईआरएनए का हमको पता है क्या करता है, एमआईआरएनए को अगर साइट मिल जाए तो आकर कट करवा देता है एमआरएनए को। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर म्यूटेशन हो जाए 3' यूटीआर पर, प्रोटीन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन तो इतने से बन रहा था, इस पर म्यूटेशन हुआ तो एमआईआरएनए नहीं बाइंड कर पाएगा, और नहीं बाइंड करेगा तो क्या एमआरएनए लंबा सर्वाइव करेगा? यस। उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा? यस। तो क्या कैंसर कॉज कर सकता है? यस। मतलब कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा ना। ऐसे एमआरएनए में जिसका 3' यूटीआर, जहां एमआईआरएनए अटैच होकर इस एमआरएनए को कट कर सकता था, वो जगह म्यूटेट हो गई, तो अब एमआईआरएनए तो बाइंड कर नहीं पाएगा, हमारा एमआरएनए लंबा सर्वाइव करेगा, यानी प्रोटीन ज्यादा बनाएगा। तो क्या ये बात सही है? यस, ये वाली बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी पे बात है। ठीक है ना। फिर देखो, अब म्यूटेशन चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्टिंग इन बेटर स्टेबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, अल्टीमेटली प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए। कुछ इस तरह का म्यूटेशन हुआ कि प्रोटीन डिग्रेड कम हो रहा है, तो इससे भी संख्या बढ़ेगी प्रोटीन की, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सी को देखो क्या कह रहा है, म्यूटेशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग एमआरएनए प्रोमोट द राइबोसोमल रीड थ्रू ऑफ द टर्मिनेशन कोडोन रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या कह रहा है कि अगर म्यूटेशन इस तरीके से हो जाए एमआरएनए में कि राइबोसोम टर्मिनेशन कोडोन, यानी कि जो हम बात करते हैं ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन कोडोन, वहां से सीधा आगे निकल जाए, ट्रांसलेशन रोके ना। ठीक है भाई, होता क्या है, एयूजी से शुरू हुआ और जो स्टॉप कोडोन है वहां पर आकर रुक जाता है, आमतौर पे यही होता है। ये कहे कि नहीं, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि जो स्टॉप कोडोन है ना वहां पर रुका नहीं, वो आगे चला गया। अरे आगे चला गया तो क्या प्रोटीन की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं, प्रोटीन ही कुछ अलग बन जाएगा। ठीक है ना, प्रोटीन ही कुछ अलग बन जाएगा, वो तो संख्या नहीं बढ़ती है, तो भाई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, डी को देखो, अ म्यूटेशन इन कॉरस्पॉन्डिंग एमआरएनए इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए ड्यू टू चेंज इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है, बोले जी जो आरएनए है, ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिससे कॉरस्पॉन्डिंग एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ये देखो, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या प्रोटीन ज्यादा बन पाएगा इस पर? यस। तो ये वाली बात भी सही है, तो ए बी और डी सही है, तो हम कहेंगे डी होगा जिसका राइट आंसर। आ गई बात समझ में? ये हमारे सामने। बढ़िया। चलो एक और सवाल देख लेते हैं, ये भी हमारा ट्रांसलेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। तो देखो, अमाइनो एसिड आर्जिनिन इज एनकोडेड विद 6 कोडोन। किससे? ये और ये। अच्छा, ये अज्यूमिंग आइनोसिन इज नॉट एन ऑप्शन इन टीआरएनए एंटीकोडोन। आइनोसिन क्या है? आप कह लो कि एक मॉडिफाइड बेस समझ लो आप आइनोसिन को, वैसे है ये प्रिकर्सर। ठीक है ना। tRNA anticodon. What is the minimum number of tRNAs from the option given below that would sufficient to read these codons? क्या कह रहा है ये? अमाइनो एसिड arginine is encoded by 6 codons. ठीक है, assuming inosine is not an option in the tRNA anticodon, what is the minimum number of tRNA that would sufficient to read these codons? अच्छा 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 अच्छा, यानी कि यहां पर बात आ रही है हमारे ये आ रही है वॉबल हाइपोथेसिस की। वॉबल हाइपोथेसिस की बात आ रही है। ठीक है ना। तो वॉबल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जैसे आमतौर पे जो हम पेयरिंग की बात करते हैं, ए के साथ यू आ जाएगा, ठीक है, जी के साथ सी आ जाएगा। ठीक, ये मान लो mRNA और ये मान लो tRNA। ठीक है, अच्छा नहीं, इसको tRNA। हाँ देखो, tRNA का एंटीकोडोन और mRNA का कोडोन ये पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहीं पर अगर ए है
mRNA में, तो उसका यू पेयर करेगा tRNA का, है ना। C है अगर तो यहाँ तो G पेयर करेगा, ठीक। फिर हम देखें U, अगर tRNA में U हो तो वो किससे करेगा जी, A से तो करेगा ही, ठीक है, A से तो करेगा ही, किन्हीं सर्कमस्टांसिस में ये G से भी कर सकता है, ठीक है ना। फिर हम C की बात करें तो C G के साथ तो करेगा ही, ठीक, किन्हीं सर्कमस्टांसिस में ये A से भी कर सकता है। फिर एक और होता है tRNA में आई, आइनोसिन, तो इसमें एमआरएनए का चाहे C हो, A हो या U हो, इन तीनों के साथ में कर सकता है ये पेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ये वोबल हाइपोथेसिस है। तो कहा जा रहा है कि इनको देखते हुए आप क्या बता सकते हो कि कम से कम कितने टीआरएनए हो, कम से कम कितने टीआरएनए हो जो इन सभी के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो देखो जी, शुरुआत का अगर हम बात कर रहे हैं टीआरएनए के पास, पहली बात तो देख लो सीक्वेंस जो है, CGU, CGC, CGA, CGG, फिर AGA, AGG, ठीक है ये। तो इनको अगर मैं देखूं इन चारों को, तो यहां पर इनके लिए एक दो, तीसरी वाली पोजीशन देखो, वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो थर्ड पोजीशन पर होता है ना, कोडोन का थर्ड पोजीशन और एंटी कोडोन का फर्स्ट पोजीशन, यहां मैं लिख देता हूं, कोडोन थर्ड पोजीशन और एंटी कोडोन का फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इसी को कहा जाता है वोबल पोजीशन। तो यहां पर अगर थोड़ा बहुत बदलाव होता है ना तो भी चल जाता है, यानी यही वाली चीज है, अगर वहां यू है तो ए के साथ भी पेयर कर जाता है, पर कहीं कहीं इसके साथ भी कर जाए। अच्छा वेट, यू जो है हमारा, हाँ एक साथ करता ही है, जी के साथ भी कर जाए, सी है वो जी के साथ ठीक है, हाँ ये तो सी है यू के साथ कर जाए, ठीक है, के, चलो ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई। तो इसमें देखो सी जी के साथ में तो क्या आएगा, मैं एंटी कोडोन बना रहा हूं, ये कोडोन बताया तो मैं एंटी कोडोन बना रहा हूं, एंटी कोडोन के पास होना चाहिए जी सी ए, ए होना चाहिए, ठीक है। जस्ट मिनट, हेलो, क्लियर आ रही है सभी को आवाज? ठीक है, चलिए, हाँ तो हम अपनी इसी बात पर थे, फाइन। तो देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो यू है, यू के साथ ए आ जाएगा, ये देखो एम आर एन ए का, एम आर एन यू के साथ ए आ जाएगा, ठीक है जी। सी के साथ जी आ जाएगा, तो देखो जी सी जी, ठीक है। फिर मैं कहूं सी जी ए, यानी इसके साथ क्या आ जाना चाहिए, जी सी यू आना चाहिए, और सी जी जी के लिए क्या आना चाहिए, जी सी सी आना चाहिए, ठीक। आना वैसे ये चाहिए हमारे लिए, ठीक।
लेकिन क्या यहां पर कुछ वॉबल लग पा रहा है क्या? देखो तो जरा भाई, अगर मेरे mRNA में यू है, mRNA में यू है, तो वो ए से करेगा, ठीक है जी। फिर अगर mRNA में सी है, थर्ड पोजीशन सी है, तो वो इसके साथ करेगा, ठीक है। तो दो तो चाहिए ही चाहिए। फिर देखूं ए है, ए, तो ये किससे करेगा? टीआरएनए के यू से करेगा, ठीक। लेकिन फिर अगर जी की बात करूं मैं, इस जी की, तो जी तो भाई सी के साथ करता है, लेकिन क्या ये यू के साथ भी कर सकता है? कर सकता है ना भाई। ये जो जी है, आमतौर पे करना किसके साथ चाहिए? सी के साथ। पर हमको मिनिमम नंबर बताना है, कितने कम से कम टीआरएनए में काम चल जाए। तो बोले जी एक तो इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, और एक इसके लिए चाहिए, जो दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो मैं कहूँ 1 2 3, तीन हमको चाहिए टीआरएनए। और फिर इसको देखे तो ए जी ए और ए जी जी। तो ए जी ए के लिए क्या चाहिए? यहां पर चाहिए यू सी यू और यू सी सी। तो कहीं पर ऐसा है कि टीआरएनए में जी, सॉरी, एमआरएनए का जी जो है, एमआरएनए का जी ये सी के साथ पेयर करता है, यू के साथ भी पेयर कर सकता है। एमआरएनए का जी यू के साथ कर सकता है। हाँ तो खैर अलग तो लेना ही पड़ेगा ना, अलग तो लेना पड़ेगा। तो यू सी, और फिर यहाँ पर, अच्छा ये क्या आई को इसने हटाया था ना, आइनोसिन आर्सेनिक कोडिंग, ठीक है। अज्यूमिंग आइनोसिन नॉट एन ऑप्शन इन टीआरएन, ठीक है ठीक है, आइनोसिन को हटा ही देना है, इसको हटा ही दो, तो हटा ही दो। अब बताना है, ठीक है ना। हाँ तो वही यूसीसी कोडोन के लिए, कोडोन में यू सी सी, यानी ए जी जी, कुछ खास नहीं बनेगा भाई, ये इसका भी एक अलग से चाहिएगा, एक इसका भी चाहिएगा, तो 4 हो गए, ठीक है। और ए जी जी इसके लिए चाहिए यू सी सी, एंटीकोडॉन टीआरएनए में सी जी के साथ करेगा ही, ठीक है। हाँ तो सही है। तो भाई देखो, ऐसे में देखा जाए ना, तो 1 2 3 तो ये चाहिए, फिर चौथा इसके लिए चाहिए और पांचवा इसके लिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ए अगर हम देख रहे हैं कोडोन में और जी देख रहे हैं कोडोन में, तो कोडोन यानी कि एमआरएनए में ए और जी दोनों अलग अलग से रिकॉग्नाइज होते हैं, यानी दोनों के लिए अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो 4 और फिर ये 5, तो 3 और 4 5, यानी कुल 5, डी होगा हमारा इसका राइट आंसर। क्लियर है बात? ये आ गई हमारे सामने, डन। चलिए तो आगे चलें। नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आरएनएज एच रिमूव ऑल द आरएनए। अब हम यहां पर आ गए हैं कहां पर? रेप्लिकेशन पर। ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो बातें हमने करी हैं, आई होप सबको अच्छे समझ में आ रही हैं। अब जो बात आ गई है हमारी, वो किससे रिलेटेड है? रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो देखो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आरएनएज एच रिमूव्स all the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के वक्त में आरएनए एच रिमूव कर देता है आरएनए प्राइमर को, एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट लिंक टू द डीएनए एंड। क्या समझ रहे हो? जैसे मैं अगर आपके सामने, ये हमारा आरएनए प्राइमर है और ये इसके आगे का डीएनए, मान लो ये तो है टेम्पलेट डीएनए, ये क्या है? टेम्पलेट डीएनए। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो देखो शुरुआत का हिस्सा क्या है इसका? ये प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। तो ये कह रहा है कि आरएनएज एच इसको तो कट कर देता है, लेकिन जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मैं यहां पर सीक्वेंस भी कर दूं, सपोज ए यू सी यू ए जी यू, और फिर यहां से आगे ए टी ए जी सी, इस तरीके से चला हुआ है। तो देखो ये बोल रहा है कि यहां तक का तो ये कट कर सकता है, कहां तक का?
यहां तक कट कर सकता है, लेकिन आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए के साथ में अटैच है, यहां पर आरएनएज एच यहां पर काम नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट लिंक टू द डीएनए एंड। ठीक है, डीएनए के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? तो सवाल ये है हमारे सामने, इट कैन डिग्रेड आरएनए एंड डीएनए फ्रॉम आइदर 5 प्राइम एंड। क्या कह रहा है कि जो आरएनएज एच है ये डिग्रेड कर सकता है आरएनए को और डीएनए को फ्रॉम देयर 5 प्राइम एंड। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। पहली बात तो ये आरएनएज है। क्या है ये? आरएनएज है, डीएनएज नहीं है कि डीएनए को भी कट कर देगा। तो ये तो बात है गलत। आगे आ जाओ, इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड बिटवीन टू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये देखो, ये बात इसने बहुत सही कही है। ये यू क्या है? ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है भाई, है कि नहीं? ये क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये एक, समझे? और ये ए क्या है? ये तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो क्या समझ में आ रहा है? हमारा ये आरएनएज एच एक राइबोन्यूक्लियोटाइड और एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच जो हाइब्रिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको कट नहीं कर सकता। ये वाली बात सही है? यस, ये वाली बात सही है। ठीक है ना, इसलिए ये कटिंग नहीं हो पाती। बाकी ऑप्शन भी देख लो। वैसे इट कैन डिग्रेड आरएनए डीएनए फ्रॉम द 3 प्राइम एंड, कोई मतलब ही नहीं है। एक्टिविटी ऑफ आरएनए इज इनहिबिटेड बाय प्रेजेंस ऑफ डुप्लेक्स कंटेनिंग बोथ स्ट्रैंड्स एज डीएनए। नहीं, देखो, अच्छा हाँ, ये वाली बात भी, एक्टिविटी ऑफ आरएनए इज इनहिबिटेड बाय प्रेजेंस ऑफ डुप्लेक्स कंटेनिंग बोथ। पर मेन वो इसका, ये इसकी एक्टिविटी तो है, डी जो है ना, ये इसकी आरएनए की एक्टिविटी तो है, लेकिन ये रीजन नहीं है इसके पीछे। देखो, आरएनए एच क्या है? एक एंडो राइबोन्यूक्लियेज है। क्या है? एंडो राइबोन्यूक्लियेज है, जो ऐसी जगह पर आरएनए को कट करता है जहां आरएनए डीएनए हाइब्रिड हो। टेम्पलेट कैसा है? डीएनए है, और नीचे का हिस्सा कैसा है? आरएनए है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। तो इस जगह पर ये आरएनए को कट करता है, ये खासियत है हमारे आरएनए की। तो ये एक्टिविटी जो कह रहा है ना, एक्टिविटी ऑफ आरएनए इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डुप्लेक्स, हाँ ये बात सही है, लेकिन इससे ये जो कटिंग की बात आ रही है ना, इसको ही जस्टिफाई नहीं कर रही ये बात। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको भी नहीं मानेंगे। बी है हमारा इसका राइट आंसर। क्लियर? सही बात है ना? बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, फॉर इचिचिया कोलाई द क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहां पर हमको ई कोलाई यानी प्रोकैरियोट के अंदर में रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उनको यहां पर देखना है, और इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है। नेट जून 2019 का आया हुआ ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, पहला देखें तो, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द मेन पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये मेन पॉलीमरेज है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। क्यों चाहिए? कौन सा मेन डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है भाई? मेन डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट कौन है? ये है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्यों? क्योंकि बहुत हाई प्रोसेसिविटी होती है इसकी। ठीक है, एक बार अगर अटैच होगा तो लगभग 30 से 40,000 न्यूक्लियोटाइड को ये पॉलीमराइज करके फिर अलग होता है। ठीक है ना, तो ये सी खासियत है। तो 1 तो नहीं है भाई, गलत है ये। बी देखो, डीएनए पॉलीमरेज 1 थ्रू, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज 1 दो आइडेंटिफाइड ओरिजिनली बाय कॉर्नबर्ग एज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, हालांकि ये खोजा गया था कॉर्नबर्ग द्वारा उस पॉलीमरेज के रूप में जो कि रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये वाली बात भी सही है? देखो, मेन डीएनए पॉलीमरेज तो ये नहीं है, पर क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इसका कोई रोल ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है? नहीं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 ,
डीएनए पॉलीमरेज 1 का रोल क्या है? इसका रेप्लिकेशन में रोल है, ये एक्चुअल में आरएनए प्राइमर की रिमूवल कराता है। आरएनए प्राइमर रिमूवल, क्योंकि देखो आरएनए डीएनए का परमानेंट हिस्सा बनकर नहीं रह सकता, उसको रिमूव करवाना पड़ता है। तो आरएनए प्राइमर रिमूवल बाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ये खासियत है ना हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 की कि इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है। अब ये उसी के जरिए आरएनए प्राइमर को तो हटाता जाएगा और पीछे से डीएनए बनाता जाएगा, तो गैप फिलिंग भी कर देता है और प्राइमर रिमूव भी कर देता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी गया काम से। सी देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमूवल आरएनए प्राइमर, ये बात सही कह दी ना, नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड देन फिल द सेम विद डीएनए इक्विवेलेंट। एकदम सही इसने बात कह दी है, जो सेकंड स्टेटमेंट जो गलत कह रही थी ना, थर्ड ने उसको करेक्ट कर दिया है। तो थर्ड हमारा राइट है। हालांकि डी को भी देख लो, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द प्राइमरी एंजाइम फॉर एरर प्रोन डीएनए सिंथेसिस इन रेस्पॉन्स टू एसओएस ना, ये बात गड़बड़ है। इसके अंदर में कौन सा पॉलीमरेज काम करता है? इसके अंदर काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 4 या 5, मेजर तौर पर 5 ही रहता है, पर 4 भी समझ लो, 4 और 5। ठीक है, तो 5 को तो मेन तौर पे हम कहते भी हैं ट्रांसलेशन पॉलीमरेज, ट्रांसलेशन पॉलीमरेज। ये एसओएस जब रेस्पॉन्स होता है ना, उसके अंदर में काम करता है, 1 का रोल नहीं है इसमें। तो भाई डी भी गलत है, सी हमारा राइट आंसर हमारे सामने है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है हमारी रेप्लिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, बेहद कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, ये आपका जून 2021 का आया हुआ सवाल है, और एक डायग्राम हम जो देख रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये है हमारा रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बातें हैं ये देख लेते हैं। इन द फिगर अबव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिनिंग, क्या कह रहा है? इन द फिगर अबव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिनिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड बैक्टीरियम हैविंग अ डबल स्ट्रैंड। क्या कह रहा है? अबव फिगर के अंदर में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिनिंग फ्रॉम द ओरिजिन रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द न्यूली आइडेंटिफाइड बैक्टीरियम हैव द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जीनोम इज शोन। ठीक है जी। Characterization of DNA polymer responsible for the genome replication showed that DNA synthesis occurred in 5 prime to 3 prime direction and it depends the presence of primer। सही बात है, ये दर्शा है ना आपको इंफॉर्मेशन ही दे रहा है इस फिगर के बारे में। As in the case of Escherichia coli, polarity of DNA 5 prime to 3 prime as is shown, replication began from the point marked O। अब ये बताया कि रेप्लिकेशन यहां से शुरू हुआ है, ठीक है ना, यहां से शुरू होने का क्या मतलब है? इस डायरेक्शन में जा रहा है यही है ना? हाँ, point O on the left of the bubble and both the parent strand were replicate concurrently। the longer arrow inside the bubble show leading strand, ये leading strand है, whereas the shorter arrow show Okazaki fragment। ठीक है, जो सामने बन रहा है यहां पर ये Okazaki fragment है। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है कि इस तरफ से इस तरफ पॉलीमराइजेशन हुई है, तो एक चीज ध्यान रखो, यहां पर रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल हो रहा है या बाई डायरेक्शनल हो रहा है? भाई बाई डायरेक्शनल होता तो अगर यहां से शुरू हुआ है तो यहां तक भी मैट हो गया होता, अगर बाई डायरेक्शन होता तो, पर ये केवल इसी डायरेक्शन में बढ़ा है, यानी यूनिडायरेक्शनल है। ये तो बात आपको यहीं से समझ लेनी है, कैसा है ये? यूनिडायरेक्शनल है। क्लियर? चलो, तो देखो ये मॉडल क्या डिबेट कर रहा है, क्या बाई डायरेक्शनल मॉडल रेप्लिकेशन? नहीं, ये तो शुरुआत में गया, बाई गया शुरुआत में, यूनी, और सीओडी में यूनी है, तो आगे हम इन्हीं को पढ़ते हैं। यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन वेयर सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट मार्क सी अकर प्रायर टू दोज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, यानी यहां पर सी है, फिर बी है और ए है, तो ये कह रहा है कि ये यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन तो है जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट सी, ये सी जो है ये बनेगा प्रायर, पहले बनेगा, देन ए एंड बी, ए एंड बी से पहले बनेगा,
क्या ये बात सही है? यस, ये बात एकदम सही है। अब बोलो सर कैसे, हम तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन बनते हुए जा रहे हैं। अरे यही तो कमाल की बात है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है आगे, अगर हमारा बॉल फॉर्मेशन इस तरफ से इस तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इस रीजन में जब लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी तो इसमें लैगिंग भी तो बनेगी ऑपोजिट, फिर इससे आगे लीडिंग यहां तक बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। मतलब ये दोनों ये साथ में बन रहे हैं, ये साथ में बन रहा है और ये साथ में बन रहा है। तो जब ये बना है तभी तो ये बन गया ना। तो जो स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है कि सी जो है ये पहले बनेगा देन ए एंड बी, ये भी तो सही होगी। तो सी स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर डी को देखा तो यूनिट डायरेक्शन ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा ताकि फिलामेंट ए अकर प्रायर। अच्छा ए सबसे पहले बना रहा है, नहीं जी बिल्कुल गलत है, सी राइट आंसर आएगा इसका। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन जब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो एक तरफ में लीडिंग और दूसरी तरफ में लैगिंग बनेगा, तो पहले ये वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा लीडिंग स्टैंड है उसका भी ये हिस्सा पहले बनेगा। ठीक है, तो ये है यहां पर राइट आंसर। बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल पर। तो अब यहां पर आ गया है ये हमारा जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है। अब उससे रिलेटेड मैंने कहा था कि हम हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सभी जो पोर्शंस हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने शुरुआत के अंदर में डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, फिर ट्रांसक्रिप्शन की बात करी, ट्रांसलेशन की बात करी, रेप्लिकेशन की बात कर ली, और अब हम यहां पर पहुंच गए हैं जो डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म है उनसे रिलेटेड सवाल पर। तो देखो क्या कह रहा है, इन अ ह्यूमन सेल इन लार्ज फ्रैक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स एंड रिपेयर बाय नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ठीक है, ये दरअसल क्या है, ये एक तरह की रिपेयर मैकेनिज्म है। रिपेयर मैकेनिज्म कई तरह के होते हैं, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है, बेस एक्सीजन रिपेयर है, एसओएस रेस्पॉन्स है। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूं कि जो हमारा जो मिसमैच बेस रिपेयरिंग होता है वो भी बात आती है। लेकिन ये जो आ रहा है ना नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ये कैसी है? नॉन होमोलोगस, ऐसी क्रोमोसोम्स जो कि होमोलोगस नहीं है उनके एंड से ज्वाइन होने हैं। ठीक है ना, तो वो बात करिए कि इन ह्यूमन सेल लाइन अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स आर रिपेयर बाय नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ये आपको स्टेटमेंट के तौर पर मिल रही है यहां पर। ठीक है, एन इनहिबिटर ऑफ फ्लैप एंडोन्यूक्लियस विल अफेक्ट। अब बताओ, ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर अगर हम एक इनहिबिटर दे दें फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का। अब ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है भाई? जब हम बात करते हैं प्राइमर रिमूवल की, तो प्राइमर रिमूवल की जब बात आती है तो दो का हम जिक्र करते हैं, एक आता है आरएनएज एच और एक आता है FEN1, यानी फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। ठीक है ना, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 ये दरअसल क्या है, ये वो हमारा आप कह लीजिए कि एंजाइम है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड फ्लैप्स को कट आउट कर देता है। इसकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये उस यूनिक जो हमने बात करी थी ना हाइब्रिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जहां पर आरएनए और डीएनए ज्वाइन कर रहे हैं हाइब्रिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको भी कट कर सकता है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई हम इनहिबिटर दे दें यहां पर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का, तो इससे क्या होगा? क्या यहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट काइनेज, क्या रिक्रूटमेंट होगी? गैप ट्रिमिंग हो जाएगी? डीएनए अनवाइंडिंग हो जाएगी? अच्छा नहीं सॉरी, अफेक्ट क्या होगा? इसमें हमको ये समझना है कि हमारा जो ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है इसका काम क्या है। ठीक है ना, ये हमको समझना है। ठीक है ना, हाँ, तो पेयरिंग ऑफ माइक्रो होमोलॉजी नहीं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, तो इसका किसके साथ में कोरिलेशन बन रहा है? फ्लैप 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 यानी सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन। तो हमारा जब हम ये नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो क्या वहां पर कब बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन? ऐसे ये हमको यहां पर थोड़ा सोचना है। तो देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए काइनेज, क्या इसके अंदर में रोल आ जाता है? रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट काइनेज, अच्छा काइनेज फॉस्फोराइलेशन नहीं, वहां पर नहीं आता। डेडिकेटेड हमारा गैप ट्रिमिंग, डीएनए अनवाइंडिंग में नहीं आता। पेयरिंग ऑफ माइक्रो होमोलॉजी रीजन नहीं, गैप ट्रिमिंग के अंदर में यहां पर बोला जाता है। ठीक है, गैप ट्रिमिंग नहीं होगी।
क्यों? देखो, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड रीजन को कट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैप रीजन को कट करता है, यही तो गैप है भाई। सिंगल स्टैंडर्ड अगर कोई रीजन मिलता है हमको डीएनए पर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, गैप होगा। जैसे अगर मैं यूं यूं शो करूं, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के दौरान पता है क्या होता है, कुछ समय के लिए दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इस तरीके से छोटा सा ये फ्लैप बन गया और यहां पर छोटा सा ये फ्लैप बन गया, ठीक है ना, ये फिर यहाँ पर पेयरिंग करते हैं और एडजॉइन कर जाते हैं। तो ये फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है ना, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करता रहता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर प्रॉपर पेयरिंग भी हो सके और फिर एडजॉइनिंग हो जाए। तो अगर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस नहीं हुआ तो गैप ट्रिमिंग नहीं होगी, ठीक है, गैप जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, ये गैप है ना, जैसे अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, यहां से इसको कट कर दूं, थोड़ा सा यहां से कट कर दूं, तो ये थोड़ा और पास आ जाएंगे और फिर पेयर कर जाएंगे। तो गैप्स को रिड्यूस करने का काम जो है हमारा फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के जरिए होता है। तो ये गैप ट्रिमिंग ही नहीं हो पाएगी क्योंकि हम इनहिबिटर दे रहे हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस का, समझे? तो बच्चे इसमें बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर इस सवाल का। क्लियर है ये चीज? चलो, फिर ये हमारा एक और सवाल है जो कि हमारे इसी रिपेयर मैकेनिज्म से है, ठीक है। तो हमने यहां पर आज सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये हमारा आई थिंक शायद आखिरी सवाल है आज का, यस आखिरी सवाल है ये, इसको भी अपन समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, क्या कह रहा है, हम अगर यहां पर स्टडी कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच का, इट वाज क्लोन्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, सरप्राइजिंगली द सब्जेक्ट हैविंग म्यूटेशन इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच का रोल जो है, ये हमको ट्रांसक्रिप्शन होते हुए जब हम यूकैरियोट में देखते हैं, और वो भी किस पर, जो प्रोमोटर 2 पर ट्रांसक्रिप्शन होती है, प्रोमोटर 2 पर, उसके अंदर में रोल देखने को मिलता है, तभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 आ रहा है यहां पर। तो इन ऑर्डर टू स्टडी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, इट वाज क्लोन्ड फ्रॉम, इट वाज क्लोन्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, ठीक है, क्लोन कर लिया गया। Surprisingly, the subject having mutation in transcript factor second H also showed defect in DNA repair system. अच्छा, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी जिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच म्यूटेटेड था, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन सही से नहीं कर पा रहा था, बोले ये तो समझ में आ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन सही से नहीं कर पाया, पर उनके अंदर डीएनए रिपेयर सिस्टम भी एक अफेक्ट हो जाता है। तो बोले ये क्या चीज हुई, गिवन बिलो आर द एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, देखो। ए, डीएनए डैमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन, क्या ये वाली बात सही है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है, नो रोल इन डीएनए रिपेयर, ठीक है। सी देखें, इन मैमेलियन ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच प्ले एक्टिव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड डीएनए रिपेयर प्रोसेस, because of mutation in transcription factor second H, transcription initiation is inhibited and incompletely synthesized mRNA remain attached to the template DNA leading to DNA damage। तो करेक्ट आंसर हमको इसमें से बताना है, ठीक। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको ये यहां पर पता हो जाना चाहिए पहले कि ये किस रिपेयर मैकेनिज्म का हिस्सा है। तो देख लो भाई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, ये दरअसल यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, यानी NER, इसके अंदर रोल निभाता है ये, ठीक है ना। तो ये जो कहा जा रहा है कि डीएनए डैमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, क्या है, डीएनए डैमेज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन, क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि ट्रांसक्रिप्शन अगर रुक रहा है तो डीएनए डैमेज हो ही जाएगा? नहीं, ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता भाई, और भी रीजन हो सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन रुकने के। आप ये समझ लो कि आरएनए पॉलीमरेज नहीं कर पा रहा है ये काम, कुछ वहां ब्लॉकिंग आ गई, कोई ट्रांसक्रिप्शन आप कह लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर आ गया, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन कह रहा हूँ, टर्मिनेशन करवाने वाला आ गया, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर कोई आ गया, तो और भी रीजन होते हैं। फिर बी को देखें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच हैज नो रोल इन डीएनए रिपेयर, ये तो एकदम ही गलत है, अभी मैंने दिखा दिया किसके अंदर में रोल आ जाता है, NER के अंदर में रोल आ जाता है इसका। फिर देखो
इन मैमेलियन सिस्टम, मैमल्स के अंदर में, और ऑब्वियस तौर पे यहाँ पर ह्यूमन लिए जा रहे हैं तो मैमल्स की बात तो जस्टिफाइड है ही। इन मैमेलियन सिस्टम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच प्लेज एन एक्टिव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड डीएनए रिपेयर प्रोसेस। क्या ये बात सही है? देखो आपके सामने ही है। तो मैमल सिस्टम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड प्ले एक्टिव रोल, काफी एक्टिव रोल है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड डीएनए रिपेयर प्रोसेस है भाई। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। डी को देखें जरा, because of mutation of transcription factor second H, transcription initiation is inhibited। क्या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन यहां पर इनहिबिट हो जाएगा एंड इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए रिमेन अटैच्ड टू द टेम्पलेट लीडिंग टू डीएनए डैमेज। क्या ये रीजन है? नहीं 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 नहीं, बल्कि आप ये जरूर कह सकते हो कहीं पर डीएनए का डैमेज है, ठीक है, वहां पर गलत तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आ गए हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं जैसे थायमिन डाइमर बन गए, ठीक है, तो वहां पर रोल आ जाएगा इनका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर ये इनके आरएनए के मेंटेन नहीं, ये बोल रहा है एक तरफ तो बोल रहा है कि इनिशिएशन इनहिबिट हो गया, तो फिर एमआरएनए कहां से बन गया? ये कह रहा है इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, एक तरफ इनहिबिट की बोल रहा है फिर एमआरएनए भी बना रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो भाई डी भी गलत है, सी हमारा करेक्ट है, तो बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है ये बात? तो बच्चे इसी के साथ जो हमने हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के शुरुआत में, अगर मैं आपको लिए दोबारा से रिपीट कर दूं, तो आज हमने यहां पर शुरुआत जब करी थी सवालों की, तो हम यहां पर कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था सवाल, ठीक है। फिर ये भी डीएनए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अपन ने काफी अच्छे तरीके से डिटेल में समझा है इस चीज को, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन की बात आ गई थी। हालांकि दोनों ही तो सवाल हैं हमारे कैपिंग से काफी हद तक रिलेट रहे हैं। हालांकि कैपिंग को मैंने यहां पर रेफरेंस के लिए इसलिए लिया है क्योंकि जो मॉडिफिकेशंस हैं एमआरएनए के अंदर, जो मॉडिफिकेशंस है, वेदर चाहिए कैपिंग हो, स्प्लाइसिंग हो, ठीक है, पॉलीएडेनाइलेशन हो, इनमें से स्प्लाइसिंग स्पेशल तौर पर काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो मैंने स्प्लाइसिंग को भी इन्वॉल्व किया है, कैपिंग को भी इन्वॉल्व किया है। जो हमारी टेलिंग है उसका बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि सवाल उस पर नहीं बनते, बस थोड़ी सी रेफरेंस के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टेलिंग में क्या होता है, पॉली ए टेल होती है, ठीक है, जो बनाने वाले होते हैं पॉली ए पॉलीमरेजेस होते हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनता है। तो ये सब बात है। बाकी मेन जो सवाल क्रिएट होते हैं वो कैपिंग या फिर स्प्लाइसिंग से होते हैं। तो मैंने स्प्लाइसिंग का भी आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया था। ये कैपिंग से रिलेटेड ही बात आई है, ठीक है, मैकेनिज्म को यहां पर हमने समझ लिया था कैपिंग के, और ये फिर हमारे सामने ग्रुप 2 ऑटो स्प्लाइसिंग का एक सवाल आपके सामने हमने देखा था। फिर हमने ऑपेरॉन्स को देखा। ऑपेरॉन्स में जिस तरीके का सवाल था, ये नेट 2019 का सवाल था ये, जिसके अंदर दोनों को फ्यूज करते हुए जो सिनेरियो रखा उसमें आउटकम किस तरह का हो सकता है वो देखा हमने। फिर यहां पर हमने जिस तरह की म्यूटेशन हो रही थी उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन अगर लैक आई पर है, ठीक है, किसमें से कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा वो हमने समझ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर में जाकर चीजों को देख रहे हैं। फिर ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड सवाल है। हालांकि ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फैक्टर्स रहते हैं उनका भी काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन उसमें भी खास बात जैसे आ जाती है तो यूकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन है वो काफी यूनिक है अपने आप में, वो भी आपको ध्यान रखना। तो टीआरएनए के बारे में हमने यहाँ पर सवाल कर लिया, और फिर ये यूटीआर से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन की रिलेटेड बात थी उसको अपन ने इस क्वेश्चन में समझा है। और ये भी हमारा वोबल हाइपोथेसिस काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे ट्रांसलेशन के अंदर, उसको अपन ने देखा है यहाँ। और ये फिर हम यहाँ पर जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं उन पर आ गए थे। नहीं सॉरी, ये तो आपका रेप्लिकेशन का है, आरएनएस की बात आ रही है, रेप्लिकेशन का है ये, ठीक है। यस, ये भी रेप्लिकेशन का सवाल है हमारे, ये भी रेप्लिकेशन। फिर ये हमारे सामने रिपेयर और ये रिपेयर मैकेनिज्म। तो आई होप आज का जो सेशन है इसके अंदर में आपने जो भी इन रीजन्स को देखा है इसी को लेकर कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी आपके माइंड के अंदर में। तो ये अपने आप में मैंने कोशिश करी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सभी जो मेजर पोर्शंस हैं उनको कवर करने के विद इन अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टाइम। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो। जाने से पहले मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, मेक श्योर कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन को शेयर करिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में मदद मिले।
और अगर सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा। इसी के साथ आज लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।